and welcome to Infinite Growth Talks. Today we have our special guest. Our guest is well experienced into five different domains. The one is sales, second is business development, third human resource management, fourth training, and fifth customer experience. He has experience into multinational companies, Indian based companies, US based companies, French based companies, as well as South Korean based companies. He is known for leadership, change management, and task master. He is none other but Mr. Kunal Bhatt. Kunal sir, welcome you in the show. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो जो कुछ भी मैंने इतने सालों में सीखा है, आप जैसे बहुत सारे मेरे पार्टनर्स के साथ आई विल से, उसी लर्निंग को आज मैं वापस बांटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सो थैंक्स फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। Thank you, sir. I just want to ask you one question. What is a reason for your success, especially when it comes to professional to personal development? So, how you make people feel comfortable with you? सी जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आई एम अ टास्क मास्टर। Yes. मुझे जब कोई टास्क दिया जाता है तो मैं उस टास्क को कंप्लीट करना वो मेरा एक पैशन है। और मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ कि कोई भी टास्क आप सिंगल हैंडेडली कंप्लीट नहीं कर सकते। देयर आर सो मैनी इंडिविजुअल्स जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उस कंट्रीब्यूशन से आप टास्क कंप्लीट करते हैं, जबकि लोगों को लगता है कि ये टास्क लीडर ने कंप्लीट किया है, बट इन रियलिटी इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मैनी पीपल। एक इकोसिस्टम होता है इसके साथ। तो मेरा पहले से ये अप्रोच रहा है कि अगर आपने इकोसिस्टम डेवलप किया तो टास्क कंप्लीट होगा ही होगा। इकोसिस्टम स्टार्ट होता है टास्क देने वाले से, उसके बाद टास्क एग्जीक्यूट करने वाले लोग, उसके बाद टास्क मॉनिटर करने वाले लोग, उसके बाद वो लोग जिसको ये टास्क कंप्लीशन से फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ये सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करके आगे बढ़ोगे तो टास्क कंप्लीशन इज़ अश्योर्ड। दैट इज़ द रीज़न ये जो मेरा टैग है टास्क मास्टर, दैट इज थैंक्स टू ऑल द पीपल जिनको मेरे साथ काम करते हैं, और यही मेरा फिलॉसफी रहा है। सेल्स के अंदर आपने नेशनल से लेके इंटरनेशनल मार्केट में सारे असाइनमेंट्स प्रॉपर स्टार्ट टू एंड तक आपने किए हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर वाइड एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 इयर्स ट्रेनिंग लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अ गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट द पॉडकास्ट। ओके, ट्रेनिंग लैंडस्केप में जाने से पहले मैं आपको एक लर्निंग पैटर्न बताना चाहता हूँ। सी मेरा ये जो नॉलेज है, जो भी आज मैंने मेरे सराउंडिंग से सीखा है, उसमें मैं 3 पार्ट में कैटेगराइज करता हूँ। एक मेरा लर्निंग आया है मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से, जो पिछले 20 सालों में मैंने सीखा है आपके जैसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस आया है मेरे साइको साइंस रीडिंग से। So I'm a fond of reading all the emotional intelligence and spiritual intelligence, neuro-linguistic programming, transactional analysis। वहाँ से मुझे काफ़ी सीखने को मिला। और तीसरा, I am a very firm reader of our scriptures, जो सनातन धर्म के रहते हैं। वहाँ से भी मुझे बहुत सारे मैनेजमेंट लेसन्स मिले हैं। So here when I am talking about scriptures, I am talking from the management point of view, corporate point of view। और ये तीनों को मिला के मैं मेरे सॉल्यूशंस आज आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लर्निंग फ्लो क्या होता है। यहाँ हम ट्रेनिंग रोड मैप की बात कर रहे हैं, सो लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो लर्निंग का फ्लो समझने के लिए एक मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इमेज। ऑफ कोर्स। ये एक फनल है। सेल्स में हम लोग फनल देखने के बड़े आदी हैं जी, कि कितनी ज़्यादा लीड्स आई, उसमें से कितने बुकिंग्स आए और कितने रिटेल आए। राइट। अब हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो भी सेल्स हुआ है दैट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ लर्निंग जो आपने किया है। तो इसी सेल्स फनल में मैं इस लर्निंग को डालना चाहूँगा। फनल का सबसे ऊपरी पार्ट होता है जिसको कहा जाता है अवेयरनेस। राइट। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर में उसको कहा गया है श्रवणम। अवेयरनेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो हम जो इंफॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड से लेते हैं उसको श्रवणम किया जाता है। श्रवणम का मतलब होता है सुनना। आपका क्वेश्चन आएगा ये क्या बात हुआ? जी। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हम सुनते कैसे हैं? सिर्फ
लर्निंग सुन के ही कैसे करते हैं? तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जी। हम देख के सीखते हैं, हम सुन के सीखते हैं, हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, हम टेस्ट करके सीखते हैं और हम स्मेल करके सीखते हैं। जब ये पांचों सेंसेस इंफॉर्मेशन ब्रेन में भेजती है तो थ्रू इंटरनल टॉक्स हम वो ब्रेन को बताते हैं। तो ब्रेन देख नहीं रहा है, आपने जो देखा वो ब्रेन सुन रहा है, आपने जो स्मेल किया वो ब्रेन सुन रहा है। तो इस तरह से सबसे पहला पार्ट होता है लर्निंग का श्रवणम, जहां आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया। बिल्कुल। Okay. और उसमें आई थिंक इसे वाओ एक्सपीरियंस भी बोला जाता है। 5 सेंसेस आर मोस्टली पीपल आर यूजिंग दिस डेज फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस आल्सो। करेक्ट। राइट। मैं बोलूंगा ये वाव नहीं है, ये तो सरफेस है। अच्छा। अभी तो सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन ली है, कैप्चर किया है। वाव कब आएगा? जब वो इंफॉर्मेशन के ऊपर नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम है मननम। इसको हमारी कॉर्पोरेट लैंग्वेज में हम कहते हैं असेसमेंट एंड रिव्यू। सो देखिए, पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। बिलियंस ऑफ टीबी का डेटा हमारे आसपास घूम रहा है। उसमें से आपका ब्रेन कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैप्चर करके ब्रेन के अंदर लेता है। उसके बाद हमारा ब्रेन अब नेक्स्ट काम करता है रिव्यू, असेसमेंट, एनालिसिस, कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए काम की है, यूजफुल है या नॉट यूजफुल है, ये अच्छी है या ये नहीं अच्छी है। इस तरह से उसका एनालिसिस करता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है असेसमेंट, या हमारे संस्कृत नेम के हिसाब से मननम, कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हो गया दूसरा पार्ट, बट वाव अभी भी नहीं आएगा। यस। उसके लिए आपको हमारे तीसरे पार्ट में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है निदिध्यासन, या हमारे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोले तो एक्सपीरियंस। आपने इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया, रिव्यू किया, बहुत सोचा समझा, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन फाइनली फनल में छन के आई है, उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। और जब वो प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप सोचोगे कि मुझे 10 चीजें प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें से कितनी कर पाओगे? शायद 5, 4, शायद 4, शायद 3। और वो 3 एक्सपीरियंस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो है आपका वाव। सेल्स रिलेटेड अगर आपको लर्निंग चाहिए टू एक्सटेंड योर व्यूज, पर्सपेक्टिव्स या ऑब्जर्वेशंस भी अभी भी जो आपके हैं, तो आई थिंक दिस 4 वर्ड्स, अवेयरनेस, रिव्यू एंड असाइनमेंट्स एंड एक्सपीरियंस, एंड द फाइनल वन इज बिजनेस रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट टू एंड का सर ने जर्नी बताया, एंड आई होप जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये information proper मिल चुकी होगी, because see in IGD we believe that one leader shares to 100 people, and from this 100 we believe that 1,000 people get something out of it, and out of 1,000 billion people will transform their lives. That is the motto of the IGT. So thank you sir again for coming and sharing your valuable knowledge and experience. Now move to your question, लैंडस्केप चेंज कैसे हुआ, मैं यहाँ से लिंक करूँगा जी। मे बी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं ले जाता हूँ आपको, तो ट्रेनिंग फंक्शन नहीं था, ट्रेनिंग एक्टिविटी थी। इवन इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ वंस इन अ मंथ, कभी कभी वंस इन अ क्वार्टर, बाहर से किसी को बुला लो, एक ट्रेनिंग करा लो, ट्रेनिंग हो गया जी। सो ट्रेनिंग को एक्टिविटी माना जाता था बहुत पहले। उसके बाद धीरे 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 जब ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हुई तो उनको फील हुआ कि ट्रेनिंग इम्पैक्टफुल होती है और उससे फ़ायदा भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंदर ट्रेनिंग फंक्शन स्टार्ट किया। बट वो फंक्शन कैसा था? इट वाज अ सपोर्ट फंक्शन। जैसे इस पर्टिकुलर स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले था सपोर्ट एक्टिविटी, उससे वो नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्म हुआ सपोर्ट फंक्शन। तो वो एक अलग फंक्शन था एक मेन डिपार्टमेंट का। मेन डिपार्टमेंट नॉर्मली हुआ करता था सेल्स, और सेल्स के अंदर एक अलग फंक्शन था ट्रेनिंग, जिसका काम था ट्रेनिंग देना। उसका सेपरेट बजट नहीं होते थे, शायद सेपरेट मैनेजर्स भी नहीं होते थे, एक पर्सन होता था जो ट्रेनिंग देता है। अब उसमें भी और बेनिफिट्स मिले ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उन्होंने और डेवलप किया और धीरे धीरे ट्रेनिंग को एज अ डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया। सो अब
नाउअडेज अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में देखोगे तो ट्रेनिंग इज अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट विद अ डिपार्टमेंट हेड with various people working, not only delivering training, monitoring training, preparing reports, checking the effectiveness, ये हुआ. सो आप इवोल्यूशन देख सकते हो, एक एक्टिविटी से फंक्शन बना, फंक्शन से डिपार्टमेंट बना. बट इस डिपार्टमेंट को कहा जाता था कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर किसको कहा जाता है? जहां सिर्फ आपको पैसा देना है, आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है. तो ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में उसको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है. ओके, अब क्या हुआ? मार्केट और फ्लरिश हुआ. लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में बहुत सारे मल्टीनेशनल्स आए, उनकी यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफरिंग आई, तो मार्केट कंपटीशन एकदम स्टिफ हो गया. उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए और फ्लरिश करने के लिए सारे कंपनियों ने इनोवेशन स्टार्ट किया. इनोवेशन में खर्चा होता है, बट आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइस भी ड्रास्टिकली नहीं बढ़ा सकते बिकॉज इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. तो बैलेंस शीट में स्ट्रेस आने लगा. कहाँ? प्रॉफिट में. तो अब ऑर्गेनाइजेशन ने और सोचना चालू किया कि यार मैं प्रॉफिट कम करूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कम होगा. जी. यहां पर वर्ड आया कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. यहां ऐसा बात सुनना हुआ कि जो डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को तो आप सोचो क्या करना चाहिए. और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि ट्रेनिंग को बंद नहीं कर सकते. ट्रेनिंग इज लाइक योर ऑक्सीजन टू द ऑर्गेनाइजेशन. जितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में फंड है, उतना ही इंपॉर्टेंस कैपेबिलिटीज का है. तो अब ट्रेनिंग को शिफ्ट कर दिया प्रॉफिट सेंटर्स में. बैलेंस शीट में ही मान लीजिए एक डिपार्टमेंट सेल्स है तो एक डिपार्टमेंट ट्रेनिंग है. जी. ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सेल्स को अगर सर्विस देता है तो वो बिल रेस करेगा सेल्स को. और सेल्स वो सर्विस क्यों लेगा? अगर सेल्स को लगे कि यहां से मुझे क्या मिल रहा है? फायदा, रेवेन्यू मिल रहा है. सो आज अगर आप देखोगे ना अप्रोच, धीरे 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 लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग को प्रॉफिट सेंटर माना जा रहा है. बिलेबल्स होते हैं. अगर आपकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करती है, एक्सटर्नल आउट ऑफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, तो ट्रेनिंग उनको चार्ज की जाती है. दे आर पेइंग मनी फॉर ट्रेनिंग. सो ये इवोल्यूशन पिछले 20 ईयर्स में आई वुड से हुआ है, जहां पर एक एक्टिविटी से एक डेडिकेटेड प्रॉफिट सेंटर बना है. ओके, और इसका सीधा एक कुछ इम्पैक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा. इसका एक सीधा इम्पैक्ट कहां पे आया? पूरा ट्रेनिंग पैडागोजी चेंज हो गया. कैसे? पहले क्या हुआ करता था? पहले ये हुआ करता था कि आप ट्रेनिंग डिलीवर करो और चले जाओ, नो अकाउंटेबिलिटी. आज पहले क्या जाता है, ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, पहले वो बताइए, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे. ये पहला चेंज आया. दूसरा चेंज आया, लोग समझ रहे हैं कि टाइम इज रिसोर्स. तो वो क्या पूछने लगे, इतना टाइम ट्रेनिंग में क्यों चाहिए? 2 दिन की ट्रेनिंग है, वो आपको बोलेंगे हाफ डे की ट्रेनिंग करो बट रिजल्ट उतना ही चाहिए. तो इससे ट्रेनिंग फंक्शन की एफिशिएंसी और बढ़ी. उन्होंने 4 घंटे में भी उतना ही इफेक्टिव ट्रेनिंग किया जो पहले 2 घंटे में करते थे. और उसमें भी इनोवेशंस आया, स्पेशली पोस्ट कोविड. इसमें और ड्रास्टिक चेंजेस आए. ओके, प्री कोविड ऐसा माना जाता था कि ट्रेनिंग मतलब फिजिकल फेस टू फेस ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग होती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ट्रेनिंग वर्चुअली भी हो सकती है, वो भी इस क्वांटम में. पहले भी होती थी कभी कभी छोटी सी ट्रेनिंग और वर्चुअल. पोस्ट कोविड जब 80 to 90% ट्रेनिंग्स वर्चुअल होने लगी, एंड दैट वाज अ ट्रांजिशन. आई वुड नॉट से कि अभी उसका रिजल्ट हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आया है, बट ये ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ है. तो अगर पिछले 20 सालों में देखोगे तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है ट्रेनिंग के लिए. दैट्स गुड. एंड आई थिंक सर ने जो भी एक्सप्लेन किया वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ों से आई थिंक लोग तो एग्री करेंगे ही, जो L&D आज के टाइम पे जो ट्रेनर्स है, जो कुछ मिड मैनेजर है या जो टॉप मैनेजमेंट है. सर की बहुत सही बात है कि ही हैज़ शोन इन लास्ट 20 years और 10 years देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रॉफिट सेंटर.
राइट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को शुरुआत में ऐसा लगता था, और आज मैं बोलता हूँ, मेरा एक चीज़ इसमें पॉइंट ऐड भी करना चाहता हूँ कि स्टिल वी आर लैकिंग. एज पर द रिसेंट स्टडी आई हैव सीन, 33% ओनली companies are having this interest in learning and development Absolutely. and training. They rest of people are still thinking is as a cost center, because they have not seen their transformation after the cost optimization. They have not seen the actual result of it, and the last stage what people can be benefited through it. Only the companies who have benefited through trainings from either internal or external resource, they only know the impact of training, and still they have continued that pattern. But there are still other areas which are still lacking behind it. Thank you, sir, for this answer. And I hope those people who are watching this podcast will be benefited through this. आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला है, मैं उस पर लाइट देना चाहूँगा कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन से MSMEs है, वो लोग अभी भी ट्रेनिंग को कॉस्ट समझते हैं जी सर. और उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़े से कतराते हैं. उसका रीज़न है, जो मेरा स्टडी और मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो रीज़न ये है कि हमारा ट्रेनिंग अप्रोच में अभी रिव्यू करने का समय आया है. मैंने आपको लर्निंग के 3 पार्ट समझाए. जी. पहला है अवेयरनेस. इसको मैं अब ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. तो जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो अवेयरनेस स्टेज होता है. न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, इट्स एन अवेयरनेस ट्रेनिंग. न्यू प्रोसेस लॉन्च, इट्स एन अवेयरनेस ट्रेनिंग. न्यू स्किल लॉन्च इज एन अवेयरनेस ट्रेनिंग. आपने कर दिया अवेयरनेस ट्रेनिंग. उसके बाद नेक्स्ट होता है रिव्यू, जहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो क्या करवाएंगे, रोल प्लेस करवाएंगे, असेसमेंट्स करेंगे, क्विजेस करेंगे. आप कितना हो रहा है. अगर मैं क्वांटम में देखूं तो 70 to 80% हम अवेयरनेस ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, देन 10 to 15% हम असेसमेंट कर रहे हैं. एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है निधिध्यासन, एक्सपीरियंस. 5% हो रहा है. कितने लोग OJT करते हैं बाहर जाके कि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ सीखा है, चलो मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूँ, क्या सेल हुई या नहीं हुई मेरी, क्या मेरी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम हुई या नहीं हुई, क्या मेरा कस्टमर लॉयल्टी बढ़ा या नहीं बढ़ा. तो ये अप्रोच जो है, वहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पहले के ज़माने में हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे. महाभारत के एग्जाम्पल दे, गुरु द्रोण के गुरुकुल थे, जहाँ पर सारे प्रकार की शिक्षा मिलती थी, वेद की हो या शस्त्रों की हो. नाउ मैं आपको वो एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, तब क्या था अब क्या है. एक बार गुरु द्रोण ने सिखा दिया कि धनुष कैसे चलाते हैं, तो वो सीख लिया, वो हो गया अवेयरनेस ट्रेनिंग. उसके बाद गुरु द्रोण क्या कहते थे, रोज इसका क्या करना है, अभ्यास. पूरे पूरे दिन आपको शूटिंग करना है. और उसके बाद वो क्या लेते थे, टेस्ट. वो स्टोरी आपको याद हो तो पक्षी की आंख आपको शूट करनी है, करेक्ट. वो हो गया टेस्ट पार्ट ऑफ इट. टेस्ट में सिर्फ अर्जुन पास हुआ, बाकी लोग फेल हुए. गुरु द्रोण ने क्या बोला, वापस जाओ और एक्सपीरियंस लो, प्रैक्टिस करो. सी अंडरस्टैंड, आपका मैक्सिमम फोकस कहाँ होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम ट्रेनिंग आज के दिन कहाँ हो रही है, अवेयरनेस पर, जो स्टेज 1 है. रिजल्ट स्टेज 3 के बाद मिलने वाला है, तो एफर्ट्स यहाँ ज़्यादा होना चाहिए. बट एफर्ट्स कहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, ऊपर, अवेयरनेस पर. तो दैट इज़ द रीज़न MSMEs को भी वो फील नहीं होता. उन्होंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार ट्रेनिंग करा दी, ट्रेनिंग के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी, विच इज़ अवेयरनेस. व्हाट अबाउट रिव्यू, व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस. और ये 2 स्टेज नहीं हुए और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे बिजनेस रिजल्ट्स मिले, और नहीं मिलता तो क्या फील होता है, ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई. सो इट इज अ रिव्यू टाइम फॉर बोथ. बिजनेस ओनर्स जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, एट द सेम टाइम फैसिलिटेटर्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, दोनों के लिए ये समझने की बात है. असाइनमेंट लेते टाइम आप बताओ कि ये मैं सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ, बट इसका एक्सपीरियंस का भी मैं पाथ बना के दूंगा, बट इम्प्लीमेंट आपको करवाना है. या आप मेरी सर्विसेज चाहते हो, मुझे बताइए. दिस इज हाउ फैसिलिटेटर नीड्स टू वर्क. एक बहुत ही अच्छा मूवी था 36 चैम्बर्स ऑफ शाओलिन, चाइनीज मूवी था. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ दिस, कि
कि वहाँ पर शाओलिन में कुंफू सीखना है तो आपको वन टाइम पर सिर्फ वन चीज़ बोलेंगे, वन मूव ही सिखाते हैं। वन मूव, उसी मूव पे आप अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो जब तक आप अपने मास्टर नहीं हो एक्सट्रीम तक जाते। नहीं पहुंचते, फिर नेक्स्ट में जाओगे आप। वैसे 36 चेंबर ऑफ कॉमर्स साइंस में शाओलिन में वो हीरो ने सारी विद्याएं सीखी वन एट अ टाइम। उसके कॉन्ट्राडिक्टरी हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी को, हमारे टारगेट ऑडियंस को हम सारे मूव एक साथ सिखा रहे हैं, बिल्कुल। और वो सिखाने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना प्रैक्टिस वो एक्सपर्ट बन जाए। दिस इज द गैप जिस पे हमें काम करना है कि जो एमएसएमई नहीं, इवन बिग कॉर्पोरेट ऑल्सो थिंक दैट जो वहाँ के जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है कंपनी में, टॉप मैनेजमेंट पे डिसाइड होता है, ऐसे डिसाइड होता है कि आज हम आपके इतने आवर्स और ट्रेनिंग रहेगा, प्रोग्राम इतने आवर्स का रहता है। बट जो आप फ्रंट लाइनर देख लीजिए या जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है वहाँ पे देख लीजिए, तो वहाँ पे एक डिफरेंस हमेशा पाया जाता है कि ट्रेनिंग ठीक है, पहले धंधा, राइट, बिजनेस इज फर्स्ट, करेक्ट, then training. So how you manage that situation, and how means through your experience also viewers can also learn that techniques, so that can help them, because sometimes we cannot fight, like say season is coming, see right now Kamurta is going on right now, after 15 sales will again boost. Absolutely. So at that time they will say no, we'll not allow for the training. Right, this kind of thing happened. Then how you manage certain things? सालों दर साल हमारे माइंड को प्रोग्राम किया गया है कि ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ओवरनाइट ये प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। और भारत में चमत्कार को ही नमस्कार होते हैं। तो अगर आपको ट्रेनिंग का वैल्यू बढ़ाना है तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बनानी पड़ेगी, सक्सेस स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो अगर आपके ट्रेनिंग बैच में से अगर आप 100 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, 100 में से 5 लोग भी ऐसे हैं ना जो आपके लिए वाउच करें कि आज मैं जितना भी परफॉर्मेंस कर रहा हूं दैट इज थैंक्स टू दिस ट्रेनर एंड दिस ट्रेनिंग, हो गया आपका काम। बट हमारा भी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, फोकस क्या रहता है, कितने मैंडेज किए, कितना ट्रेनिंग किया, कितना डिलीवरी किया, कैसा डिलीवरी किया, डिलीवरी होने के बाद क्या हुआ उस पर फोकस कम है। तो ये अप्रोच अगर हमने चेंज किया ना, सो आप मेरा यकीन मानिए ट्रेनिंग की ज़रूरत सबको है। मैं तो टॉप लीडरशिप के रिव्यू और मीटिंग्स में भी बैठता हूँ, तो जब भी कोई चीज़ में गैप्स आती है तो एक्शन प्लान जो होता है ना, मान लीजिए बिजनेस प्लान मैच नहीं हुआ तो सबसे पहला एक्शन प्लान क्या लिखेंगे, ट्रेनिंग, हम और रिगरस ट्रेनिंग करेंगे। यस, इट इज़ देयर, करेक्ट। इट इज़ ओनली दैट हम क्या वो फेथ जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं, और वो तभी होगी जब एक्सपीरियंस पे फोकस होगा, अवेयरनेस पे नहीं। अवेयरनेस सिर्फ एंट्री है, हमें दरवाजा चाहिए होता है अंदर जाने के लिए, वहां रहना नहीं है। जी सर, अभी का जो टाइम है वहाँ पे मल्टी जनरेशंस है, लाइक फ्रॉम जेनजीज, अल्फाज, मिलेनियल्स। सो हाउ यू मैनेज देम व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएट दिस जनरेशंस, राइट, ऑल टुगेदर, क्योंकि अभी का जो फेज है वहाँ पे हम सारी मिक्स जनरेशंस आर देयर एंड वी हैव टू वर्क विद देम। हाउ यू मैनेज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा जनरेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं उसी जनरेशन के बारे में बताऊंगा जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उससे बहुत पहले की जनरेशन में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहली जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं जिनका नाम है बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स वो लोग हैं जिनका बर्थ 1946 से 1964 के बीच में हुआ है, इनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर देखा, इन्होंने वॉर देखा, इन्होंने ड्रॉट देखा, इन्होंने स्लेवरी भी देखी, और ये सब पास करके वो आए हैं। तो उनका मूल लक्ष्य क्या था, उनको बेसिक नीड मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, दैट्स ऑल। दे वर दैट काइंड ऑफ पीपल। उन्होंने धीरे धीरे इकोनॉमी को डेवलप होते हुए देखा है। आज की डेट में ये टारगेट ऑडियंस बहुत ही कम है, और अगर है तो वो बहुत ही सीनियर लेवल पर बैठे हैं। दे आर मिनिमम जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर या अबोव बैठे हुए ये जनरेशन। ओके, सो इनकी जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो इनका अप्रोच क्या रहेगा, वो माइंडसेट वाला। 3 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर टॉपिक पर विस्तार में चर्चा होनी चाहिए, पूरा नॉलेज मिलना चाहिए, ये उनका माइंडसेट है। और ऐसे ही हमें ट्रेन करना पड़ेगा, और वो उस लेवल पर भी बैठे हैं, तो आप उनको हर चीज़ को विस्तार से बताना पड़ेगा।
अब आती है बेबी बूमर के बाद की जनरेशन, जेन एक्स कहते हैं जिसको, जनरेशन एक्स, जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच में हुआ है। ये वो जनरेशन थी जहां उनको घर मिल गया था, पिछली जनरेशन ने घर बना दिया था। ओके, तो इनका मूल ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे को अच्छा पढ़ाए, एक गाड़ी भी ले लें और लाइफ स्टेबल कर दें, ये उनका था। इस जनरेशन के लोग अगर आप देखोगे 20-20 साल तक एक ही जगह काम किए, ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जहां जॉब स्टार्ट की वहीं से रिटायर्ड हुए। तो दे आर सेटल जनरेशन। ये जनरेशन भी आज कम से कम मिडिल मैनेजमेंट से अपर मैनेजमेंट के बीच में है उनके एक्सपीरियंस के कारण। सो ये जनरेशन के साथ भी जब आप डिस्कस करोगे, ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करोगे, तो ये जनरेशन भी कॉन्सेप्ट्स में जाएगी, डिटेल्स में जाएगी, बट इनको साथ में रिजल्ट्स भी चाहिए। सो ये इनपुट वर्सेस आउटपुट वाली जनरेशन है। मैं क्या इनपुट डालूंगा, क्या आउटपुट मिलेगा, ये समझाना पड़ेगा। अब तीसरी जनरेशन आती है जिसमें मैं भी बिलोंग करता हूँ, जेन वाई, जिसको मिलेनियल्स भी कहते हैं जी। ओके। सो 1981 से 1996 के आसपास के लोग मिलेनियल्स हैं, 2000 तक, नॉट सही, 2000 तक के लोग मिलेनियल्स हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरेशन है। इन्होंने कंजर्वेटिव पार्ट भी देखा है, जहाँ इंडिया प्राइवेटाइजेशन था, परमिट लेने में तकलीफ होती थी, हर चीज़ सोच समझ के कंजर्वेटिव अप्रोच से लेनी पड़ती थी। और इस जनरेशन ने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी देखा है। इस जनरेशन ने 2G भी देखा है, 3G भी देखा है, 4G भी देखा है, 5G भी देखा है। ये जनरेशन गिल्ली डंडे से भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है और आज ऑनलाइन गेम्स भी खेल रही है। और ये जनरेशन भी आज हमारे मिडिल मैनेजमेंट में है, एटलीस्ट मिडिल तक तो है, कई बार उससे भी ऊपर पहुंच गई है। अब मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यहाँ आता है कि जब मैं जनरल मैनेजर की ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे पास जेन एक्स और जेन वाई का कॉम्बिनेशन आता है, और तब मैं इसका एक हाइब्रिड वर्जन ट्रेनिंग में यूज करता हूँ। कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन होगा, बट पहले ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन होगा, पहले आउटपुट पर डिस्कशन करेंगे, फिर इनपुट्स पर डिस्कशन करेंगे, और जेन एक्स का व्यू लेना है। दे लव गिविंग देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, देयर एक्सपीरियंस। तो ये कुछ टिप्स जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है वो मैं यूज करता हूँ। अब आता है जेन जी, 2000 से 2012 के आसपास वाले लोग हैं। ओके, नाउ इन लोगों ने तो इंटरनेट के साथ ही पैदा हुए हैं, स्मार्टफोन ही उनकी ज़िंदगी है, PS5 खेल रहे हैं। उनको शायद ये बोलो कि बाहर जाके कबड्डी खेल, शायद वो लोग नहीं कर पाए। बिल्कुल। राइट, ये जनरेशन इतनी स्पीडी है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, इजीली अवेलेबल इंटरनेट एंड एंटरटेनमेंट, इनका ना माइंड स्थिर नहीं रह पाता। रिटेंशन इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो इस जनरेशन की ट्रेनिंग में मैं 2 दिन नहीं बिठा सकता। 2 दिन क्लासरूम में बिठाना इस जनरेशन को इज अ चैलेंज। तो इनके लिए जो शिफ्ट आया, शॉर्ट मॉड्यूल्स, हाफ डे मॉड्यूल्स, 2 आवर्स मॉड्यूल्स, 1 आवर मॉड्यूल्स, 30 मिनट्स मॉड्यूल्स, बाइट साइज लर्निंग, ये इस पर्टिकुलर जनरेशन के लिए हमने बनाया है, और इसका उनको रिजल्ट मिलता है। और इस जनरेशन को सीधा सीधा एक ही चीज से इंटरेस्ट है, रिजल्ट कैसे मिलेगा। दे आर नॉट वेरी बॉदर्ड अबाउट प्रोसेस। तो यहां हम कहाँ फोकस करते हैं, रिजल्ट्स को बहुत बड़ा बनाते हैं, और फिर प्रोसेस बोलते हैं ये रिजल्ट चाहिए ना तो इसको फॉलो कर। तो ये मेरा ट्रेनिंग अप्रोच है। जेन एक्स या बेबी बूमर्स या जेन वाई के लिए मोर क्लासरूम सेशंस, मोर डिस्कशंस, फेस टू फेस लर्निंग, और इन लोगों के लिए मोर वर्चुअल सेशंस, बाइट साइज लर्निंग, ये रहेगा। सो देर इज़ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, बट यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब कुछ कंपनी ने जैसे डिसाइड, तो फाइनली टॉप मैनेजमेंट, जैसे आपने बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन है, राइट, जो जेन एक्स से पहले है, राइट, दे आर बेबी बूमर्स, राइट। सो वो लोग जब बोर्ड रूम में बैठते हैं एंड दे डिसाइड कि ट्रेनिंग 5 दिन का ही होना चाहिए, बट जो जेनजी है जिसको हमें ट्रेनिंग देना है उसको तो बिट साइज लर्निंग ही चाहिए। करेक्ट। तो उस चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, वेदर इट शुड गो फ्रॉम बॉटम, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप? सी, इफेक्टिवनेस चाहिए तो टॉप टू बॉटम आना मैंडेटरी है जी। एंड दैट्स वेयर हम लोग बहुत सारी स्टडीज़ का एग्जाम्पल सपोर्ट लेते हैं।
कुछ बेंचमार्किंग स्टडीज़ करवाते हैं कि जेन जी अगर लर्निंग पैटर्न क्या है, उन लोगों को लर्निंग में क्या पसंद आता है, उसका प्रॉपर सर्वे होता है, स्टडी होता है, रिजल्ट प्रेजेंट किए जाते हैं और उस रिजल्ट्स के बेस पर डिसीजंस लिए जाते हैं. सो आई माइट नॉट लाइक, सी आई विल से, आई विल गिव माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल. मुझे अगर बोले कि ट्रेनिंग अटेंड करना है तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा फेस टू फेस. कोई सामने हो और मज़ा आएगा ट्रेनिंग अटेंड करने में. बट वो किसका प्रेफरेंस है? मेरा प्रेफरेंस. जी. जब मैं ट्रेनिंग बजट अप्रूव करता हूँ जेन जी के लिए विथ अ डेटा, आई विल से गो विथ वर्चुअल एंड आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन द लर्निंग प्लेटफॉर्म. क्यों? बिकॉज दैट इज अ नीड ऑफ एन आवर. ओके. राइट. ये अप्रोच से मेजोरिटी ऑफ लीडर्स काम करते हैं. ऐसे तो हमने बहुत ही क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लिया है, बट हम आपको एक जो सबसे बर्निंग पॉइंट है सबके लिए वो है ROI. सो ROI को लोग अगर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस से कंपेयर करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक इसका सक्सेस कैसे इज इट मतलब देयर आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. So ROI when it comes, it is of course we'll talk about quantitative part of it. So how you present and what is the actual method to present? Because if someone says कि mandates and then direct output and direct business sales has to be done, right? So which is I think not understandable by many people in the industry, right? So I think that is a straight message to go from your expert experience. देखिए, पहला मेरा आपसे एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. ROI बर्निंग पॉइंट नहीं है. ROI तो बहुत ही एसेंशियल है. इट्स लाइक योर ऑक्सीजन. आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते. और यस, ट्रेनिंग का भी ROI कैलकुलेट करना पॉसिबल है. हम करते भी हैं. कैसे किया जाता है? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया, दो एस्पेक्ट्स हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं. ये दोनों मिला के लास्ट में आएगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड, nowadays people will refrain from investing into it. ओके. चलिए, मैं कैसे अप्रोच है, मेरा ओपिनियन क्या है ROI के लिए. ROI कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहला काम, डिसाइड योर KPI. आप ROI किस पे कैलकुलेट करना चाहते हो? इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट कैन बी रेफरल बिजनेस, इट कैन बी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, आप NPS या जो भी उनको नाम बताइए, CSAT और राइट, CSAT, वॉट एवर इट इज. एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी हो सकता है, अट्रिशन रेट हो सकता है. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी नीड ऑफ एन आवर के हिसाब से KPI डिसाइड करना है. पहली चीज हो गया. अच्छा, माई सजेशन, डोंट डिसाइड सो मेनी KPIs जो आप भी मॉनिटर ना कर पाओ. एट द मैक्स 3. टू बिगिन विद आई वुड से 1. डिसाइड 1. जब आप पहली बार ROI निकालना चाहते हो, डिसाइड 1 KPI. बीट सेल्स, नो प्रॉब्लम, बट 1 KPI कर दिया. नंबर 2, डिसाइड पीरियड. आप किस पीरियड का ROI निकालना चाहते हो? मे बी मंथली, मे बी क्वार्टरली, मे बी हाफ ईयरली, मे बी ईयरली. व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच? एटलीस्ट क्वार्टरली. ROI कैलकुलेट करने के लिए जो समय लगेगा, मिनिमम क्वार्टरली विद द 3 इंटरवल्स. ओके. क्वार्टरली ROI निकालेंगे, पहला रिव्यू करेंगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, दूसरा रिव्यू करेंगे एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ एंड देन फाइनल रिव्यू एट द एंड ऑफ द क्वार्टर. ओके. अब पहले KPI डिसाइड किया, अब आपने पीरियड डिसाइड किया. नाउ थर्ड थिंग जो मैं रेकमेंड करूंगा, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपने जो KPI डिसाइड किया है, जो गोल डिसाइड किया है, उसका नंबर निकालो कि करंटली मेरा एक सेल्स पर्सन महीने का 2 लाख रुपए का बिजनेस करता है, फॉर एग्जाम्पल. ओके. तो आज जब मैं ट्रेनिंग का KPI डिसाइड करूंगा, ट्रेनिंग का ROI निकालना चाहता हूं, आज 2 लाख का एवरेज है. उसके बाद मैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करूंगा, मुझे ट्रेनिंग किस पे करनी है. अब यहां पर मैं आई एम गोइंग बैक टू अवर फनल. आई हैव टू डिसाइड हियर कितना ट्रेनिंग अवेयरनेस पे करना है, कितना ट्रेनिंग जो है आपको रिव्यू पे करना है, और कितना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पे करना है. जब भी रिजल्ट ड्रिवन ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस पे ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए. ओके. अब ये हो गया मेरा ट्रेनिंग नीड एनालिसिस. जब मैं करूँगा, यहाँ के ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में मैं थोड़ा फ़र्क करता हूँ. नॉर्मली TNA जब होता है वो किया जाता है सिर्फ टारगेट ऑडियंस का. दैट इज़ अ मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी. TNA आपको टारगेट ऑडियंस का तो करना ही है,
उसके साथ साथ लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीएनए करना है, उसके साथ साथ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीएनए करना है जो कंज्यूम करने वाला है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, और चौथा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीएनए करना है। इसको मैं कहता हूं 360 डिग्री टीएनए अप्रोच। ओके, सारे एंगल से मैंने एनालाइज किया और अब मुझे फोकस डिसाइड करना है। अब जैसे मैंने बताया 36 चेंबर ऑफ शाओलिन या गुरु द्रोण, वन अप्रोच एट अ टाइम। तो पहले तो बहुत सारी स्किल्स आप मत बनाओ। करंटली उस आरओआई पे पहुंचने के लिए आपने एक केपीआई डिसाइड किया है, सेल्स। तो सेल्स बढ़ाने के लिए आपको मैक्सिमम 3 या 4 स्किल्स पकड़ो, बहुत ज़्यादा मत करो। शायद कम्युनिकेशन, शायद नेगोशिएशन स्किल्स, शायद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। बस ये टीएनए से निकला कि जहां मैं सबसे वीक हूं उन चीज़ों को पकड़ा। अब उसके ऊपर ट्रेनिंग किया। फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग किया, क्या हो गया? अवेयरनेस। शायद वो पहले से अवेयर थे बट एक बार और रीइंफोर्स कर दिया। अब मैं सेकंड टाइम ट्रेनिंग नहीं करूँगा, सेकंड टाइम असेसमेंट, मे बी वीकली असेसमेंट। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द चेंज। इफ चेंज इज नॉट देयर, 1-to-1 सेशन, पूरी दुनिया को वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। 1-to-1 शॉर्ट सेशन ऑफ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, दैट्स इट, इनफ। उसके बाद वापस रिव्यू करेंगे, उसके बाद वापस जरूरत पड़ा तो 1-to-1 सेशन। इस अप्रोच के बाद 1 महीने के बाद हम बैठेंगे, व्हाट इज द चेंज। अगर मेरा रेवेन्यू 2 लाख रुपए का था, पहले महीने का मेरा एवरेज टारगेट अचीवमेंट 2 लाख रुपए का था, क्या अब वो 2,20,000 हुआ है? 10% इंक्रीमेंट मिला है? नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी मिला है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कंटिन्यू इट। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि नहीं मिला, 2 लाख से 1,80,000 हो गया, -10% और -11% डी ग्रोथ है। नाउ इज द टाइम टू डू द नीड एनालिसिस फेज 2। व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, what skill needs to be replaced or added, And how frequent it should be? monthly. Monthly. At least you need a month to evaluate. In 10 days, 15 days, see आप समझो सेल्स एक ऐसा चीज है ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग पर डिपेंडेंट नहीं है जी। वो ट्रेनिंग पर, मैनेजर पर, एक्सटर्नल कंडीशंस पर, कंपटीशन पर, फंड अवेलेबिलिटी पर, बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट। तो मिनिमम 1 मंथ तो चाहिए ही चाहिए पार्शियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है क्वार्टर चाहिए, जो मैंने बताया, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि इंडिया इज वेरी सेंसिटिव मार्केट। फेस्टिवल मंथ्स में सेल अप हो जाएगा, ट्रेनिंग करो या ना करो, बिल्कुल। और लीन मंथ में वो डाउन होने वाला है। तो ये सारी चीजें समझ के आपका वो सेट होता है केपीआई, आरओआई कैसे निकालना है। दैट्स अ गुड आंसर एंड गुड इन्फॉर्मेशन, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग को क्लैरिटी मिल गई होगी। आई थिंक यू वॉन्ट फाइंड बेटर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग जो सर ने बताया। I have read so many other resources as well, but this was a pure explanation for understanding ROI, and more important than is sir ने जो बताया कि effectiveness, right? How you can bring as a leader, as a trainer, mostly training functions feel that कि हम इस चीज़ का, कोई भी चीज़ का डायरेक्ट, आई थिंक ट्रेनिंग में डायरेक्ट ROI नहीं होता। यू हैव टू कंसिडर लॉट ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज व्हाट सर हैज वेल सेड कि आपको बिजनेस कंडीशन, कंपटीशन, आपकी मैन पावर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है, राइट? सो ट्रेनिंग को आप एज अ ROI क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एज सर सेज लास्ट में, तो उसे मतलब आपको उसे नंबर्स के बेस पे ही देखा जाता है। बट फर्स्ट इनिशियल लेवल पे अगर आप करते हो, एंड इट शुड बी ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, राइट? कि ऐसा नहीं कि आपने एक, और जैसे सर ने बोला 2 टॉप कॉम्पिटेंसीज या 2 स्किल को आपको लेकर चलना पड़ेगा टू सी द बिग शिफ्ट। और वो सर कितने इंटरवल पे चेंज करना चाहिए स्किल रिक्वायरमेंट? आफ्टर एवरी क्वार्टर। आफ्टर एवरी क्वार्टर? एवरी क्वार्टर, यस। राइट। और उसे पैरेलल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हु इज द राइट पर्सन इन द कंपनी कैन डिसाइड दिस? योर बिजनेस रिजल्ट्स, दे आर द राइट पर्सन और राइट फैक्टर, यू कैन से। अगर बिजनेस रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंटिन्यू इट। रिजल्ट्स दे रहा है ना आपको, क्यों चेंज करके डिस्टर्बेंस लाना है? जी। चेंज कब करोगे? जब बिजनेस रिजल्ट्स या तो स्टैग्नेट हो गए हैं या तो नीचे जा रहे हैं। Asking the important one more question to sir, and sir's expertise can help us to learn the next part of it. So sir, हर industry में customer expectation with business growth and revenue has changed. आप इसे बोल सकते हो customer behavior point of view. तो ये कहीं ना कहीं impact करता है, right? Field पे या support team पे या leadership पे. So
what do you think, how we can be future ready? Or let's 2026 is coming, then customer expectation को meet करना है, then what is your view and how people like special training function can help to business? ओके इसका आंसर मैं दो एंगल से दूंगा. देखिए हमेशा आप याद रखिएगा ट्रेनिंग इज़ अ फंक्शन जो कम्युनिकेट करेगा, बट उसका जो कंटेंट है जो कम्युनिकेट करना है वो कहाँ से आएगा? लीडरशिप से आएगा. स्ट्रेटेजी जो होगी, डायरेक्शंस जो होंगे. तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की. ये बड़ा ही मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत सालों काम किया है इसके ऊपर. कस्टमर एक्सपेक्टेशंस समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? कस्टमर एक्सपेक्टेशन समझने के लिए पॉइंट नंबर 1 मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इमेज बताता हूँ जो नीचे दिया हुआ है. सबसे पहला स्टेप है नो योर कस्टमर. KYC आजकल हर बैंक्स भरवाती है जी. एक एग्जांपल लेते हैं. आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हो और आपको अपने कस्टमर्स को समझना है. आप कैसे समझोगे? आप या तो उनका फीडबैक लोगे, हर कस्टमर जो आ रहा है उनको कोशिश करोगे फीडबैक लेने की, सर्वे कराओगे, और ये सारे इन्फॉर्मेशन से आप क्या जानने की कोशिश करोगे? नंबर 1, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको क्या खाना अच्छा लगता है, किस रेट में अच्छा लगता है, उनको एम्बियंस कैसा चाहिए, उनको सर्विसेज कैसी चाहिए, उनको पार्किंग भी चाहिए, उनको सिग्नेचर डिशेस चाहिए जो मोस्ट फेवरेट और फेमस होनी चाहिए, उनको क्वालिटी फूड चाहिए, टेस्टी भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मल्टीपल आपको कुजिन चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ इंडियन हो. अब you need to first understand the expectations of your customers. Now stage number 2 यहाँ आएगा, know your products. Know your products. Now ये against wide range of customer expectations आप कितनी customer expectation पूरी कर सकते हो ये सोचो. तो मान के चलिए कि you are a South Indian restaurant. आपकी expertise क्या है? South Indian. सर्वे ने क्या बोला है? South Indian is one of the choice of your customers. But they will also like maybe Chinese, maybe Punjabi, maybe sometime Gujarati, Kathiawadi, Rajasthani. Now, number 2, will you be able to do that? Yes or no? If yes, problem solved. If no, then what? Okay, so this is number 2. Know your customer, number 1. Know your product, number 2. Now coming to match or make strategy. Now just pay attention here. Match means you say I am a South Indian restaurant and 50 lakhs plus people of Ahmedabad, they have a preference of South Indian once in a week at least, or once in a month also they are okay to have South Indian. So I have 54 lakhs target audience. Even in my area where I have a restaurant, say I have 5 lakhs people living inside that. So out of those 5 lakhs people, even 0.001% also coming to my restaurant every week, I'm fine, I'm happy. You are happy. So this is match. You are matching the expectations of all South Indian audience with ambience, with food, with quality and everything. Okay. Now I'm going to another part. Make customer experience. This is the real trick. वो आप कह रहे हो कि से आपने एक नया रेस्टोरेंट चालू किया, बिहार का लिट्टी चोखा. Now in Gujarat nobody knows what is लिट्टी चोखा. You wanted to bring something new, आपने नया रेस्टोरेंट चालू कर दिया लिट्टी चोखा. Now you don't have market here. जब आपने चेक किया know your customer, तो मार्केट ही नहीं है. But you have invested huge. So now what to do? Now you have to make your customer experience. Make कैसे करोगे? So you create some kind of awareness in such a way that आपने लिट्टी चोखा नहीं खाया तो खुद ने कुछ नहीं खाया. बिल्कुल. ओके. और इसका बेस्ट एग्जांपल्स आप देखो. जियो जब स्टार्ट हुआ था, मैं आज भी उनका बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ स्ट्रेटेजी का. 1 साल तक फ्री इंटरनेट. बिल्कुल. याद होगा आपको भी. उन्होंने अपना कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया एंड थैंक्स टू दैट आज हम कितना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इंटरनेट से, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन बनाई. उससे पहले कभी सोचा था कि इतना इंटरनेट हम यूज करेंगे? नहीं. थॉट भी नहीं था क्योंकि महंगा था. ओके. स्टारबक्स का एग्जांपल ले लीजिए.
मेरा पर्सनल ओपिनियन है स्टारबक्स की कॉफ़ी अच्छी है बट इट इज़ नॉट बेस्ट के जो कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगी। बट स्टारबक्स ने एक ऐसा बढ़िया सा कैंपेन बनाया कस्टमर एक्सपीरियंस का कि सैल्यूट ग्लोबली आज स्टारबक्स एक प्रीमियम कॉफ़ी ब्रांड मानी जाती है। कैसे बनाया? स्टारबक्स में आओ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लो, स्टारबक्स में आओ क्लास मेंटेन करो। एक क्लास वाले लोग ही स्टारबक्स में आते हैं, नॉट एवरीवन इज कमिंग। They have created their customer expectations, not matched. Okay, They make. they have made there, and then finally repeat. Understand one thing, हमारा ब्रेन जो है ना वो रिपीटेशन से ही सीखेगा। अगर आप एक दो बार बताओगे सीखेगा नहीं। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है लीडरशिप लेवल से, स्ट्रेटेजी लेवल से ये कस्टमर एक्सपीरियंस बनाया जाना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेनिंग में उसके बारे में आगे बात करो। I think excellent strategy, and I think this can also help people who are starting their new business, MSME, and those who are at the big, they are coming up with the new product. They can think of make and match and make. I think that is the biggest strategy turning point what sir has shown. I hope you guys have understood the strategy point of view as a learning professional, and if you are from product expert, product team, or you are from operation and admin, you can decide and you can definitely get into this view. You will be benefited for sure. So my another question is, looking to your past experience, you have a lot of assignments you have completed, जिसमें कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए जो जो इनिशिएटिव्स आपने लिए, राइट, उसमें बिगेस्ट लर्निंग क्या रही? कस्टमर से फीडबैक लेते थे। दूसरे थे कस्टमर कंप्लेंट्स, किस रीज़न से वो हमसे नाखुश हैं, वहाँ से हम लिए। तीसरा हमारा कॉल सेंटर्स बहुत सारे कॉल्स करता है, उससे रिस्पॉन्स मिलता है, उनके एनालिसिस और उनके रिकॉर्डिंग सुनने से भी मिले। सो देयर आर वेरियस डेटा सोर्सेज जहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा, और अब हम हमारा ट्रेनिंग समझ लो या कस्टमर एंगेजमेंट एक्टिविटी समझ लो, इट इज़ रिस्पॉन्सिव टू दिस आउटकम कि हमारे कस्टमर्स क्या चाहिए। हमने क्या किया, बहुत सारे इवेंट्स किए समझने के लिए, कस्टमर लॉयल्टी इवेंट्स किए, कस्टमर मीट्स की हमने, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट किए टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। गिफ्टिंग कराया कस्टमर्स को समझने के लिए कि व्हाट दे आर लाइकिंग, व्हाट दे आर नॉट लाइकिंग। ये सब चीज़ें समझ के मैं एक ही चीज़ समझा हूँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज हैपनिंग एट द ब्रेन लेवल, एट द माइंड लेवल। ओके, कि जब आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो उस समय कस्टमर आपके लिए क्या सोच रहा है, आप उसको ऐसा क्या एक्सपीरियंस दे रहे हो कि जब वो आपसे दूर जाए तो एक ऐसी फीलिंग लेके जाए कि यस, मैंने जितना पे किया उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला है। और ये करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा लर्निंग। आपको अपनी टीम को केपेबल बनाना पड़ेगा रिपीटेड लर्निंग से, वो एक बार की लर्निंग से नहीं होगा। ओके, तो पहले ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद ये इवेंट्स का रिपीटेशन आपने करवाया, फीडबैक लिए, फीडबैक को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद जो फाइंडिंग आया उससे नेक्स्ट इवेंट आपने प्लान किया। इट्स नॉट जस्ट कि 10 इवेंट कर देने, नो, पिछले इवेंट के रिजल्ट विल डिसाइड योर नेक्स्ट इवेंट। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप काम करोगे तो 100% सक्सेस है। बट ट्रेनिंग इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपकी जो टीम है ना वो सेल्स के लिए अट्यून्ड है, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए अभी भी वो उतनी अट्यून्ड नहीं है, उनके लिए वो नया टॉपिक है। नॉट ट्यून, जो सर ने सही कहा है कि वी हैव टू अलाइन विद द ट्रेनिंग एंड एग्रेसिवली एंड रिगरसली वी हैव टू आल्सो लुक इनटू द कस्टमर एक्सपीरियंस, बिकॉज कस्टमर एक्सपीरियंस कैन बिल्ड योर रेफरेंस, and definitely that experience can build you, or that can help you to buy more customers, right? So which is also very important. So my one question with people management, right? So people management में मुझे जो लगता है या जो लोगों को भी लगता है सबसे ज़्यादा you are strongest part in that people management. So इसका सर क्या मंत्र है, आप क्या फॉलो करते हो to make with this people management bringing high performing teams? तो सबसे बेस्ट आप सबसे लास्ट में ला रहे हो। यस, ओके, मेरा 4 स्टेज फंडा रहता है पीपल मैनेजमेंट के लिए, है ना। मैं इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा मेरा एक ग्राफ दिखाना चाहूँगा, मे बी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है विजन। आपने बहुत सुना होगा विजन के बारे में। मेरा विजन बहुत सिंपल है, मैं और मेरी टीम, मेरे स्टेक होल्डर्स, मेरे कॉलीग्स,
हम सब काम कर रहे हैं एक साथ फॉर द बेटर फ्यूचर। मेरे हर टीम मेंबर को मैं एक सवाल पूछता हूँ, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? चलो साथ में चले। ये विजन के साथ हम चलते हैं, क्योंकि हर इंसान जो आपके साथ काम कर रहा है उनको आगे बढ़ना है, एंड ये आपका फॉर्मल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आगे ले जाना। तो वो विजन से डे 1 से क्लियर होता है कि यहाँ काम करना आए हो आगे बढ़ने के लिए, और आई एम देयर टू सपोर्ट यू एज यू आर देयर टू सपोर्ट मी। राइट। राइट, इट्स अ म्यूचुअल पार्टनरशिप। तो ये मेरा पहला रूल हो गया। उसके बाद दूसरा रूल होता है कोर वैल्यूज। ना ये थोड़ा सा समझने की चीज है। आपकी टीम में मान लीजिए चिंतन 10 लोग हैं, और हम सबको पता है कि 10 लोग सेम नहीं है। नहीं है, सब अलग है। बट कैसे अलग है ये पूछो तो शायद हमें नहीं पता है। एक स्मार्ट लीडर को क्या करना चाहिए? उनको उनकी टीम के हर मेंबर की कोर वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसको आजकल हम लोग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, या स्पिरिचुअल क्वोशंट भी कहते हैं। हु यू आर। तो जैसे मैं अभी आपके साथ इतने समय से कन्वर्जेशन कर रहा हूँ, इवन बिफोर पॉडकास्ट हमने कन्वर्जेशन किया। सो अगर मैं आपकी कोर वैल्यू जानने की कोशिश करूँ तो वो क्या रहेगी? सो नंबर 1, यू आर डिसिप्लिन पर्सन। ये आपकी एक कोर वैल्यू है। नंबर 2, यू आर अ पर्सन हु वांट्स ग्रोथ। ग्रोथ इज योर सेकंड कोर वैल्यू। ओके। नंबर 3, you want safety. Safety is also third core value. So growth with safety is what you are looking at. Okay. अब ऐसी बहुत सारी होती है, बट हम प्रोमिनेंटली प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट से जो टॉप 3 होती है उसको मैं समझता हूँ। अब जब मैं बोलूँगा कि मैं जब अब चिंतन के साथ बात करूँगा, तो दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप मतलब आपको सिचुएशन के हिसाब से लीड करना है। कभी कभी किसी सिचुएशन में आपको डोमिनेटिंग लीडर बनना है, मैं बोलूं वो करो बस, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बट किसी किसी सिचुएशन में आपको पार्टिसिपेटिव लीडर बनना है, हम सब बोले क्या करना है हम सब डिसाइड करेंगे। किसी सिचुएशन में पूरा डिसीजन सामने वाले को दे दिया, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू जो बोले वो। ये होती है सिचुएशनल लीडरशिप। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन में यहां आपको बताऊंगा कि मैं कोर वैल्यू के ऊपर हर इंसान के साथ अलग डील करता हूं। तो अब मैं जब चिंतन के साथ बैठूंगा, सो आई विल टॉक ऑन डिसिप्लिन, आई विल टॉक ऑन ग्रोथ। जो कोर वैल्यूज मैं बहुत ज्यादा एलिवेट कर सकता हूं और मेरा जेन्युइन इनपुट्स दे सकता हूं, मैं उस पर बात करूंगा। तो चिंतन के साथ वो अलग होगा, मेरे दूसरे टीम मेंबर है उनके साथ अलग होगा। जैसे अभी मेरी जो टीम है उसमें एक मेंबर है, उनका कोर वैल्यू क्या है? सक्सेस, हार्ड वर्क, ओके, ट्रांसपेरेंसी। ये उनके 3 मेन कोर वैल्यू है। वहीं पर मेरा एक दूसरा टीम मेंबर है, उनकी कोर वैल्यू क्या है? तो उनकी कोर वैल्यू है अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, ओके, एंड कंफर्ट। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कॉन्ट्राडिक्टिंग कोर वैल्यूज हैं। ओके, एक कहता है सक्सेस एट एनी कॉस्ट, एक कहता है अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, सक्सेस मिले या ना मिले। और इसका रिजल्ट क्या होता है? कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है जी। एंड दैट्स वेयर व्हाट आई डू इंडिविजुअली। तो मैं जिस टीम मेंबर का कोर वैल्यू सक्सेस है उसके साथ सक्सेस की बात करूंगा, जिसका कोर वैल्यू अप्रिसिएशन है उसको अप्रिशिएट ही करूंगा। बट जब ग्रुप में हम लोग बैठे हैं तो उस समय ग्रुप का भी एक कोर वैल्यू बनाता हूं, जो लीडर बनाता है कि वी आर हियर टू सक्सीड, वी आर हियर टू ग्रो एंड वी आर हियर टू लर्न। ये मेरी टीम का कोर वैल्यू है। सक्सेसफुल होना है, ग्रो करना है और हैप्पी रहना है लर्न करने के साथ। इसके अलाइंड में मैं फिर बोलूंगा अप्रिसिएशन मिलेगा, पक्का मिलेगा, यू डिजर्व इट, बट कब मिलेगा? सक्सेस मिलेगा तब। सो यू आर फॉर्मिंग। एब्सोल्युटली फॉर्मिंग। सो ये मेरा तीसरा है कि कोर वैल्यू समझो आप अपने टीम मेंबर का। सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप आता है। देखिए आप एक चीज तो मानते हैं, कोई भी टीम मेंबर आपके साथ काम करने आया है तो वो कंपनी के लिए काम करने नहीं आया है, वो अपने लिए काम करने आया है। उसकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स है, वो अचीव करने आया है। ओके, एज अ गुड लीडर क्या आपको उनके गोल्स पता है? आप उनके पर्सनल गोल्स समझो और अपने जेन्युइन एफर्ट्स दो उनको पूरा करने के लिए। वो प्रोफेशनल गोल्स के लिए भागेगा,
क्योंकि नाउ यू नो द ट्रिगर पॉइंट. सी अंडरस्टैंड, ये प्रॉब्लम होता है. सामने वाले का मोटिवेशनल ट्रिगर पर्सनल गोल्स है, बट आप खोज कहाँ रहे हो? प्रोफेशनल ग्रोथ में, गोल्स में. पर सर यहाँ पे एक बाउंड्री रह जाती है. कई मैनेजर्स को मतलब लोगों ने भी देखा है, महसूस भी किया कि वो पर्सनल चीज को थोड़ा डिसएडवांटेज की तरफ भी ले जाते हैं. दे आर मींस इंस्टेड ऑफ टेकिंग फॉर्मिंग दे गो इनटू सम अनदर एंगल एंड एवरी टाइम इन एवरी मीटिंग दे ब्रिंग दैट personal part of their personal life and they feel like humiliated or somewhat. So how to maintain that? यार देखिए, ये तो वो लीडर भी इवॉल्विंग स्टेज में है. वो अभी तक पूरी तरह से लीडर नहीं बने, अभी वो इन बिटवीन है. राइट. तो इस स्टेज में टॉप डाउन अप्रोच की मैं बात करूंगा. सबसे पहले तो वो लीडर की ट्रेनिंग होनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. हाउ टू लीड. राइट. एक चीज आप हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई मैनेजर सिंगल हैंडेडली टास्क नहीं हो सकता, नहीं कर सकते. हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इतने सारे मिसाइल्स एंड रॉकेट लॉन्च किए. हमेशा वो अपने स्पीच में क्या बोलते थे कि आई हैव अ फैंटास्टिक टीम, अमेजिंग पीपल विद वर्किंग विथ मी, तो हम ये कर पाए. ये होता है लीडरशिप. बाकी अगर आप बोलोगे मैंने किया, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, वो तो रियलिटी है जी. तो इसको समझो. आप सामने वाले के पर्सनल गोल अचीव करने में जेन्यून कंट्रीब्यूट करो, आपकी टीम आपके लिए आधी रात को भी भागेगी. ये मेरा पर्सनल निजी एक्सपीरियंस रहा है. करेक्ट. सो अकेले इंफॉर्मेशन लेके लोग मैनिपुलेट करते हैं, वो ना करें, उनको हेल्प करें टू ग्रो पर्सनली एंड दैट टीम विल वर्क फॉर यू. दैट इज द क्लियर मैसेज एंड दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग आई थिंक and a clear message to lot of our audience. Thank you sir for that. एक लास्ट Yes. पॉइंट रह जाता है, फीडबैक. नाउ यहाँ पर मैं आपको जो मैनेजर वाला बात कर रहे थे ना, वो मैं यहाँ पर वो एंगल के ऊपर बात करना चाहता हूँ. देखो, एक लीडर का काम क्या होता है? फीडबैक देना. और फीडबैक जो है ना, 4 प्रकार से मैं देता हूँ. मैं अपनी बात करूँगा, आई विल नॉट टॉक अबाउट जनरल थिंग. नंबर 1 अप्रिशिएट. अच्छा, उससे भी पहले नंबर 1 एक्नॉलेज. यार आजकल सबको पता नहीं क्या है, पहले तो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि तुमने ये काम किया है. क्या विदाउट एफर्ट्स आपको सक्सेस मिली है? तो जिस टीम मेंबर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, पहले एक्नॉलेज करिए कि यस दिस इज योर कंट्रीब्यूशन, आई एम एक्नॉलेजिंग इट. देन अप्रिशिएट कि ये आपने अच्छा किया जिससे ये रिजल्ट मिला. नंबर 3 इज रिव्यू. अब कुछ लोग ऐसे हैं जिसने शायद काम अच्छा नहीं भी किया है, तो आपको क्या करना चाहिए? रिव्यू भी करना है. Not telling you कि just be a goody leader. Review. If you need to use harsh language, use it wisely. Obviously not to demotivate. But then review के बाद last, पहले मैंने बताया acknowledge, दूसरा appreciate, तीसरा review, fourth directions. यार वो अच्छा नहीं कर रहा है, आपने डांट भी दिया, अब आपका क्या रोल है? डायरेक्शन तो करना क्या है? बस ये 4 फीडबैक, 4 में से जो अप्रोप्रिएट है एज पर सिचुएशन आप दीजिए. देखिए आपकी टीम कैसे आपके लिए भाग के काम करती. Fantastic answer, and I think if you adopt this, definitely you will find the great results out of it. And yes, sir ने जो बताया है, being managers, we also feel that ये चारों चार नहीं हो पाते हैं, बहुत difficult है करना. But you start from slowly and gradually, and then you will transform yourself into the leadership journey. Thank you for this, sir. Sir, now we are coming to since we are concluding this particular part. You have seen the entire this IGT program, how we design and what are the things, what are the elements of it, and what is the Anantham Academy, right? So you have seen, sir, Anantham Academy from start, like what we are doing, how we are forming, how we are creating things, how we are going to the instructional design to the end of the assignment part as well. So what is your view for this, sir? सबसे पहले I would like to congratulate Anantham Academy. And you know why? You are an academy who is providing 360-degree support to the organization. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ एक बॉडी पार्ट को ही टैकल कर रहे हो. जैसे आप पीपल को अफेक्ट कर रहे हो, पीपल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो विथ स्किल्स एंड बिहेवियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. वो भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म वन टाइम. यू आर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो चलो आपने पीपल को तो केपेबल बना दिया, बट वो पीपल काम कहाँ करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन में. तो आप ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस पे भी काम कर रहे हो, प्रोसेस को और कैसे बेटर किया जाए, सो दैट बेस्ट पीपल इन द बेस्ट प्रोसेस कैन क्रिएट वंडर्स. बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये करवाएगा कौन? यू नीड लीडर्स. सो आप लीडर्स को भी एड्रेस कर रहे हो.
तो आप लीडर्स तैयार कर रहे हो जो अच्छे पीपल भी तैयार करेंगे, अच्छे प्रोसेस भी बनाएंगे, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिजनेस को मिलेगा, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू आर एन ऑलराउंडर. थैंक यू सर, थैंक यू. एंड देयर इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. आज तक मैं भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया जितना सर ने एक्सप्लेन कर दिया इन अ वन लाइन, एंड आई रियली अप्रिशिएट. तो आपसे फाइनली लास्ट क्वेश्चन में जानना चाहेंगे, आप अनंतम एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म को आप क्या सजेशन देंगे फॉर क्रिएटिंग मैक्सिमम इम्पैक्ट इन L&D स्पेस? क्या कोलैबोरेशन पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं, किसे इसे आगे ग्रो किया जाए? व्हाट इज योर सजेशन? अनंतम एकेडमी के लिए मेरे 3 सजेशंस हैं. अभी आप हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के करंट ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हो. करंट गैप्स क्या हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी अचीव की जाए, ये इस पे अभी आप काम कर रहे हो. फ्यूचर में आपको फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए कि अगले 5 साल में कौन सी जनरेशन आने वाली है, एंड अनंतम एकेडमी को उस जनरेशन की भी ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए. तो जब यहाँ मैंने बताया बाइट साइज लर्निंग, इट्स अ बिग मार्केट फॉर अनंतम एकेडमी. या ऑनलाइन लर्निंग, इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग. अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी से के ऊपर काम कर रहे हो तो ROI कैलकुलेशन, ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट वर्सेस ROI कैलकुलेशन, ये भी एक अच्छी चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हो. आने वाला समय डिजिटल है. आने वाले समय में फिजिकल ट्रेनिंग्स धीरे धीरे कम होगी, कभी एबोलिश नहीं होने वाली इंडिया से, रहेगी बट कम होगी, और शिफ्ट कहाँ बढ़ेगा? डिजिटल पर. तो अनंतम एकेडमी को स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी डिजिटल विंग्स खोलनी है. तो ये मेरा एक सजेशन है, जो सेकंड सजेशन है मैं जो आपको देना चाहता हूँ. एंड तीसरा सजेशन है, अनंतम एकेडमी ऐसा क्या दे रही है जो पूरे अहमदाबाद या पूरे गुजरात में कोई नहीं दे रहा है? योर USP, उस पर आपको काम करना चाहिए. जो हम रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश की बात कर रहे थे ना जी. तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज़ योर सिग्नेचर डिश, जो कोई नहीं दे रहा है, ये है. तो इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए. Thank you, sir. Thank you for this, and I hope that whatever viewers have seen today, a very small but very effective learning in terms of sales domain to customer experience. You have given a excellent information, knowledge. Your contribution valued a lot to IGT. That you valued this IGT platform. We are really, and especially I am thankful to you for coming here, sir. And once again, thank you for your contribution, sir. My pleasure. Thank you.